हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग सीटेट के लिए हमारा क्लास चल रहा है कंटिन्यू ये, ठीक है। सीटेट में हमने एनसीएफ कंप्लीट कर लिया है। एनसीएफ के बाद आरटीई हमने कल पढ़ा था। आज आरटीई का हमारा थोड़ा बचा हुआ भाग था, आज उसके बारे में देखते हैं। हमने आरटीई में क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। आरटीई हमारा क्या था कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में आरटीई लागू किया गया। फिर इसके बाद पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को तो लागू किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। और पहला देश लागू करने वाला पहला देश नॉर्वे बना था और 135वां देश हमारा भारत बना था। इसमें क्या है कि 86वें संविधान का 86वां संशोधन 2002 में भारत का 86वां संशोधन हुआ, जिसमें क्या है इसको अपनाया गया। उसमें 4 अगस्त को लोकसभा, 20 जुलाई को लोकसभा और 4 अगस्त को राज्यसभा ने इसे पास किया था। इसमें क्या चीज़ें थी कि आरटीए कहता है कि अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं तभी आप अध्यापक, अगर आपको अध्यापक बनना है तो सीटेट, यूपी टेट या स्टेट जो भी टेट है वो आपको पास करना होगा पहले। अगर आप अध्यापक बन जाते हैं तो किसी बालक को मानसिक और शारीरिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप सरकारी अध्यापक हैं तो आपको किसी निजी होम ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाने की अनुमति नहीं है। अगर आप सरकारी अध्यापक हैं तो आपको जनगणना, चुनाव, ठीक है, आपात राहित ऐसे कार्यों में आपको लगाया जा सकता है। इसके अलावा और किसी कार्य में आपको लगाया नहीं जाएगा। इसमें क्या था कि जो ये आरटीई 2000 आया, इसमें कि हमारा एक अनुसूची था, 38 धाराएँ हैं और इसमें 7 अध्याय हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा था हमने कल, ये सारी चीज़ें थी। और इसमें ये था कि आप जो भी गठन करेंगे, एक विद्यालय के तरफ से एक समिति गठन किया जाएगा, जिसमें आधा महिलाएं और आधा पुरुष हों अध्यापक, और सभी के अभिभावकों से पूछ के और जो भी अभिभावकों से आप पूछेंगे, जो समिति बनाई जाएगी, तो जो अभिभावक होंगे बच्चों के वो आधे महिलाएं और आधा पुरुष होने चाहिए। फिर उस समिति को एक गठन किया जाता है 3/4 भाग में, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था इसमें कि यहाँ तक बात हो गई, बालक को अगर स्थानांतरण, कोई विद्यालय वाले अगर बालक को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के लिए अगर स्थानांतरण पत्र नहीं दे रहे हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज देखते हैं क्या हमारा है शिक्षक छात्र का अनुपात। हमने एनसीएफ में शिक्षक छात्र का अनुपात पढ़ा था, ठीक है। उसमें कार्य दिवस हमने पढ़े थे, कितने कितने घंटे किस किस बालक को किस किस वर्ग कितने कितने पढ़ना है। अब आरटीई 2009 में क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। आरटीई 2009 क्या कहता है कि 60 छात्रों पे 2 शिक्षक होने चाहिए, और 61 से लेके 90 के बीच में अगर हैं तो 3 शिक्षक, और 91 से 120 छात्र हैं तो 4 शिक्षक, और 120 से 200 है तो 5 + 1, 5 मतलब 5 अध्यापक होंगे और एक प्रधाना अध्यापक होगा। और 150 प्लस हो जाएंगे तो एक अध्यापक पर 30 बच्चे, अगर 200 प्लस होते हैं तो एक अध्यापक पे 40 बच्चे होने चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर क्या कह रहा है कि एक अध्यापक पर 35 बच्चे होने चाहिए, एक अध्यापक पर 35, लेकिन यहाँ कितना, एक अध्यापक पर 30, एक अध्यापक पर 40, कब 150 और 200 प्लस हो तब। इसमें कह रहा है कि 100 प्लस अगर छात्र हो गए, अगर 100 प्लस छात्र हो गए तो एक प्रधाना अध्यापक होना चाहिए, वो पूर्णकालिक, एक प्रधाना अध्यापक होगा वो पूर्णकालिक तथा कालिक होगा, तथा कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के एक अंशकालिक शिक्षक होंगे। जैसे कला, शारीरिक शिक्षा जो खेल कूद के होते हैं उनके, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और क्या स्वास्थ्य शिक्षा, इसके अंशकालिक टीचर होंगे, ठीक है। और पूर्णकालिक बस हमारा क्या होगा, एक हेडमास्टर होगा। अब कह रहा है कि हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए एक पूर्णकालिक शिक्षक होने चाहिए। हिंदी के लिए अलग, गणित के लिए अलग, सामाजिक के लिए अलग, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक पूर्णकालिक शिक्षक होने चाहिए। और अंशकालिक किसके लिए, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के लिए अंशकालिक, और एक रेशियो 35 का चलता है उच्च माध्यमिक स्तर में, ठीक है। अब इसमें कार्य दिवस कैसे होते हैं, अगर प्राथमिक स्तर पे, अगर आप क्या कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पे प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र 200 कार्य दिवस होने चाहिए प्राथमिक स्तर पे, और 800 कार्य घंटे। और उच्च प्राथमिक स्तर पे 220 कार्य दिवस
और 1000 घंटे होने चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे काम करना होगा। शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे कार्य करना होगा, उससे कम नहीं। 60 छात्र पे 2 शिक्षक, 61 से 90 पे 3 शिक्षक, 91 120 से 4 शिक्षक, 120 से 200 पे 5 + 1, 1 अध्यापक 1 4 टीचर। और 150 प्लस हो गया तो समझ लिए 1:30 पे चलेगा। 1 अध्यापक पे 30 बच्चे होंगे, 1 अध्यापक पे 40 बच्चे, जब 200 प्लस हो है। इसमें क्या रहा है, 1:35 का रेशियो चल रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पे अगर 100 प्लस छात्र हैं तो 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए, वो भी पूर्णकालिक। और इसके बाद शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, कला शिक्षा, इसके लिए अंशकालिक टीचर होने चाहिए। और हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट के लिए पूर्णकालिक शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, 200 घंटे प्राथमिक स्तर पे, 800 घंटे, 200 कार्य दिवस, 220 और 1000 उच्च प्राथमिक स्तर पे। आइए आगे थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। आइए देखिए क्या है विद्यालय के मान एवं मानदंड। विद्यालय के मान एवं मानदंड क्या है? विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय में भैया सभी मौसम में सुरक्षित रहने वाले विद्यालय भवन। विद्यालय का भवन ऐसा हो कि बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सारे मौसम में वो सुरक्षित हो। ठीक है, कहीं से टूटा फूटा ना हो। ठीक है, जिसकी वजह से बालक को परेशानी ना हो। ठीक है, फर्श अच्छे हों, दीवार अच्छी हो, बैठने की जगह अच्छी हो। ठीक है, और क्या होगा, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय हो। बालक के लिए अलग शौचालय और बालिका के लिए अलग शौचालय। और शुद्ध पेयजल होना चाहिए, पीने के लिए साफ पानी। और खेल का पुस्तकालय होना चाहिए और खेल का मैदान होना चाहिए। और मिड डे मील जहाँ पे भी खाना बनाया जाता है वो रसोई घर होना चाहिए। अच्छा रसोई घर, साफ़ सुथरा रसोई घर होना चाहिए जहाँ पे बालक के लिए खाना बनाया जाए। और विद्यालय को चारों तरफ से एक बाउंड्री से घिरा होना चाहिए ताकि बालक जब विद्यालय आए तो वो स्कूल से बाहर ना जा सके। अगर मान लीजिए स्कूल हमारा रोड पे है, अगर विद्यालय में 4 दीवारी नहीं होगी, अगर खुला रहेगा तो बालक अगर अचानक अगर रोड पे आ गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, एक्सीडेंट या चोरी, इन सब चीज़ से बचने के लिए क्या होना चाहिए, विद्यालय के चारों तरफ 4 दीवारी होने चाहिए। और ग्राउंड होना चाहिए जहाँ बच्चे अच्छे से खेल सकें। शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। एक अच्छे विद्यालय होने का गुण ये होता है कि विद्यालय की जो छत है, जो छत है, जो मकान है, वह ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बारिश की बूंदें अंदर ना आए। अगर गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा तपन ना हो। ठीक है तो सारे मौसम में सुरक्षित रहने वाले विद्यालय होने चाहिए। वहाँ पे शुद्ध पेयजल, पानी पीने योग्य होने चाहिए। वहाँ पे खेल का मैदान होना चाहिए। जहाँ पे खाना बनाया जाए वहाँ पे विशेष साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे बीमार ना हो, क्योंकि अगर दूषित भोजन या दूषित जल होगा जिससे बच्चे क्या है, बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को विशेष ध्यान में रख के विद्यालय को बनाया जाता है या बनाना जाना चाहिए। अब मूल्यांकन के उद्देश्य, अगर बालक का आप मूल्यांकन करें, मूल्यांकन मतलब उसको आंकना कि बालक में कितने प्रोग्रेस हुए हैं, बालक ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आने के बाद, आने के पहले उसको क्या क्या चीज़ें आ रही थी, आने के बाद वो क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। इसका जैसे हमने पोर्टफोलियो के बारे में बताया था ना, एक क्रमिक विवरण तैयार करना, तो जो क्रमिक विवरण तैयार करते हैं तो किस आधार पर करते हैं उसको देखिए। सर्वांगीण विकास सर्वांगीण विकास में आ गया शारीरिक, मानसिक, ठीक है, सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सारे पक्षों को देखेंगे कि बालक शारीरिक रूप से पहले से बेहतर है कि नहीं, मानसिक उसने सोचने समझने की क्षमता कुछ बढ़ी है कि नहीं। ठीक है, सामाजिक रूप का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के बीच उसका कैसा संबंध है, टीचर से कैसा संबंध है, अदर बच्चों से क्या संबंध है, घर परिवार में क्या संबंध है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, बालक का मूल्यांकन करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब हमने बताया था कि बालक को केंद्र में रख के, बालक को केंद्र में रख के बालक के रुचि के अनुरूप ही पढ़ाना क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा। अगर बालक का मन नहीं है तो आप सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके बालक के अंदर रुचि, जिज्ञासा, कल्पना, इन सारी चीज़ों को क्या करें, आप बढ़ाएं। उन सब चीज़ों की इसके अंदर एक अवधारणा विकसित करें जिससे वो क्या है, पढ़ने में क्या करें, तत्पर हो या सीखने के लिए वो तैयार हो।
तो बाल केंद्रित शिक्षा को मतलब होता है बालक को खुली आज़ादी मिलनी चाहिए, बालक आपसे क्लास में खड़े होकर दोस्तों से वार्तालाप कर सके, आपसे खड़े होकर क्वेश्चन पूछ सके, ऐसी आज़ादी इसको होनी चाहिए। ये ना कि पहले की अवधारणा क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी, जिसमें क्या होता था कि बालक को आज़ादी नहीं होती थी कि वो अपने टीचर से खुल के बात कर सके। अगर अध्यापक का मन होता था तो अध्यापक पढ़ाता था, अगर उसका मन नहीं होता था तो वो नहीं पढ़ाता था। उस अवधारणा को तोड़ के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को अभी इस समय लागू किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि बालक को केंद्र में रख के बालक के अनुरूप ही शिक्षा दी जाएगी। और खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम का मतलब हो गया खेल के माध्यम से अगर बालक को भ्रमण विधि या खेलकूद विधि अपनाते हैं तो खेल के माध्यम से सहयोग, सम्मान, एक दूसरे का हेल्प करना क्या है, बालक सीखता है। ठीक है, ठीक है। खेल से क्या होता है, बालक की ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं। इसमें सहयोग की भावना, प्यार की भावना, एक दूसरे का सहयोग, सम्मान, प्यार, इन सारी चीज़ों को क्या है, खेल के माध्यम से बालक सीखता है। अब कह रहा है गतिविधि आधारित। गतिविधि का मतलब कोई कार्य ऐसा दे दीजिए बालक को सामूहिक रूप से, जिसमें बालक क्या है, कुछ न कुछ करते रहेंगे। आपको दूर से देखना है, बालक को अपने हिसाब से करने दीजिए, चाहे वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य दे दीजिए और उनको दूर से देखते रहिए कौन बालक कितना बेहतर कर रहा है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब हमने बताया था कि अलग अलग वर्ग, चाहे अलग अलग गांव मोहल्ले या दिव्यांग बालक या सामान्य बालक, सबको एक ही साथ एक ही क्लास में बैठा के जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा सारे बच्चों को सामूहिक रख के एक जगह रख के उनका मूल्यांकन करना, अलग अलग बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन करना, क्या कहलाएगा, मूल्यांकन के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। भय एवं तनाव रहित वातावरण में शिक्षा, आपको बालक को ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जहाँ क्या हो, अपने आप को क्या है, सेफ महसूस करे, अपने आप को खुला महसूस करे, वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। भय एवं तनाव रहित, किसी प्रकार का उसको तनाव ना हो। तनाव रहित मतलब उसको किसी प्रकार की उससे टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वहाँ पे बालक क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो आज ये हमारा RTE ख़त्म होता है। ठीक है, तो भैया हम लोगों ने क्या पढ़ा, RTE में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश ने लागू किया, लेकिन जम्मू कश्मीर लागू नहीं किया। 1 अप्रैल 2010 में सभी ने तो लागू किया, लेकिन कौन, जम्मू कश्मीर लागू नहीं किया। और उसमें क्या था, जम्मू कश्मीर तो लागू नहीं किया, लेकिन नार्वे क्या था, नार्वे हमारा पहला था जो क्या है, RTE को लागू किया। और 135वां हमारा कौन सा है, भारत है, जिसने RTE को लागू किया। इसमें क्या है कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें RTE को अपनाने के लिए 2002 में संविधान का संशोधन हुआ 86वां। और उसमें क्या है कि 4 अगस्त को राज्यसभा ने और जुलाई में लोकसभा में पास किया गया। ठीक है, 4 अगस्त में राज्यसभा को और 20 जुलाई को लोकसभा में पास किया गया। RTE क्या कहता है कि RTE में कि जो बच्चा जब स्कूल में एंट्री करेगा तो उसकी उम्र 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष। सामान्य बालक 6 से 14 वर्ष होना चाहिए, और दिव्यांग बालक है तो 6 से 18 वर्ष होने चाहिए किसी विद्यालय में एंट्री करने के लिए। और आप अगर अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही आप अध्यापक बन सकते हैं। अगर आप अध्यापक बन गए तो अगर किसी बालक को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको उसे क्या देना होगा, स्थानांतरण पत्र। अगर आप स्थानांतरण पत्र देने से इनकार करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप सरकारी अध्यापक हैं तो किसी निजी होम ट्यूशन या किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आप सरकारी अध्यापक हैं तो जनगणना चुनाव में आपकी ड्यूटी लग सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने RTE 2009 में पढ़ा था। आज ये हमारा RTE 2009 कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, NCEP भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हमने बताया था उच्च प्राथमिक स्तर,
प्राथमिक स्तर पे क्या क्या होने चाहिए। हमने हमें पढ़ा था कि 1.35 उच्च प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, और 1.30 माध्यमिक में प्राथमिक स्तर पे, 1.40 भी किस में है, माध्यमिक पे है। अगर 100 प्लस बच्चे हैं तो 1.30 और 200 प्लस बच्चे हैं तो 1.40 का अनुपात होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर में अगर 100 प्लस छात्र हैं तो एक अध्यापक पूर्णकालिक, एक अध्यापक क्या होना चाहिए, एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए, वो भी पूर्णकालिक। और कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, इन सब के लिए अंशकालिक टीचर होने चाहिए। और हिंदी के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए एक एक पूर्णकालिक अध्यापक होने चाहिए। ये सारा था हमारा आज का RT 2009। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज बस इतना ही। हमारा NCF कंप्लीट हो गया, RTE 2009 कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद किसी एक सब्जेक्ट का पैडागोजी हम स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे कंटिन्यू लगातार चलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।